दोस्तों नमस्कार, मैं अनूप रावत आप सभी दर्शकों का महाकाली सम्मेलन 2020 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रसिद्ध महाकाली मंदिर बेरूखाल ब्लॉक से लगभग 20 किलोमीटर दूर कुमा और गढ़वाल के बॉर्डर पे स्थित है। मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी पडियारी वंशज गढ़वाल और अल्मोड़ा को दी गई है, जो कि सनातन रूप से आज भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और प्रत्येक 3 साल में यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला भी होता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में जसोड़ा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था मंदिर का बैकग्राउंड। और अब आपको मिलवाते हैं हमारे आज के बहुत ही खास गेस्ट, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज भी उत्तराखंड की मुखर आवाज है। तो आइए स्वागत करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार और कांग्रेस के सीनियर लीडर श्री आदरणीय हरीश रावत जी का। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत महाकाली सम्मेलन 2020 में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। महाकाली माता को मेरा प्रणाम कहिएगा। कभी मैं कुलांटेश्वर से उधर से करता था, अब तो मौका ही नहीं मिल पाता। जी और जी सर सबसे पहले तो आपके प्रशंसक ये जानना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में आपने कैसे अपने हेल्थ को साथ ध्यान रखते हुए वर्क किया। सब माँ की कृपा, भगवती की कृपा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें आप यदि पब्लिक लाइफ में हैं तो आप पूरी तरीके से असहाय हैं, क्योंकि आप मिलने से इनकार नहीं कर सकते और किसी आदमी का कोई भरोसा है नहीं कि कौन सा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है कौन नहीं है। तो इसलिए जो कुछ भी है भगवत कृपा से जब बचे हुए हैं। देखिए जी सर। और सर, जो महाकाली मंदिर है कुमा और गढ़वाल के बॉर्डर पे स्थित है, मगर मैं लोगों को एक सलाह जरूर तो देना सर कि 2-3 बातों को ध्यान में जरूर रखें। सर, महाकाली मंदिर जो है जी महाकाली मंदिर कुमा गढ़वाल के बॉर्डर पे स्थित है। तो सर कितना आपको इसके बारे में जानकारी है और हमारे सारी क्षेत्रवासी जानना चाहेंगे कि आप मतलब कितना जानते हैं। देखिए, वहाँ जो है बड़ा मेला लगता है, बल्कि एक बार तो बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना हो गई थी जब बहुत बड़ी बारिश में बहुत सारे लोग बड़ा नुकसान हो गया था। तो वैसे वहाँ माँ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लोगों के लिए बराबर आस्था का केंद्र है और मेरी भी आस्था उनमें बहुत है। जी सर। जी और सर महाकाली मंदिर का जो हमारा क्षेत्र है, तो ये पर्यटन के लिहाज से भी काफी सुंदर है। तो सर इसमें भी सभी क्षेत्रवासी जानना चाहेंगे कि भविष्य में आपका भी इसमें सहयोग चाहिए होगा, आपसे आपका आशीर्वाद इसमें चाहिए होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सहयोग दिया जाएगा। मैंने एक बार प्रयास किया था और यदि थोड़ा सा उस समय हमारी सरकार गड़बड़ाती नहीं तो लखौरा में मैं 2 डैम बनवा रहा था पानी के बड़े, और यदि लखौरा नदी में पानी का बरसाती पानी के बड़ा संचय हो जाए तो दोनों इलाके जो है उनके लिए बड़ा सौभाग्यशाली है। बल्कि लखौरा घाटी को मैंने इनसे कहा था कि अखरोट पैदा करने वाली घाटी के रूप में आप डेवलप करो। इधर सराइखेत से उपराई खाल और कालिका मंदिर के पीछे से ये सब पूरा ये जो जोन है, इस जोन को पूरे का पूरा जो है आप अखरोट पैदा करने वाली बेल्ट के रूप में डेवलप कर सकते हैं और बहुत अच्छा अखरोट इत्यादि हो सकता है। और अब तो जी सर। और सर अब गैरसैंण के लिए जो रास्ता निकल रहा है, एक हमने ये प्लान किया है, ये भी धार जो है यहाँ से सराइखेत से फिर माली के नंगचूला खाल हो करके पांडू खाल पे मिलेगा। तो इसके इस रिंग रोड से भी इस एरिया का पर्यटन का बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हो जाएगा। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर
आप मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, तो सर कौन से वो आपके सबसे बेस्ट वर्क होंगे जिनको आप हमारे क्षेत्रवासियों के सामने और उत्तराखंड की जनता के सामने गिनवाना चाहेंगे, या कुछ इस तरह के वर्क जो कि रिमार्केबल होंगे उत्तराखंड के लिए आगे? देखिए, हमने सब कामों को हर दिशा में जो भी एक मुख्यमंत्री को और एक विकास के सेवक को करना चाहिए वो काम किए। लेकिन केदारनाथ के काम का जरूर जो है मैं स्मरण करना चाहूंगा। भगवान केदार की कृपा थी। उस समय आपदा बहुत भयंकर थी और आप अंदाज लगा सकते हैं जिसमें सैकड़ों लोग मर गए हों तो कितना कितना उसका स्वरूप चिंताजनक रहा होगा। और बड़े क्षेत्र में थी ये, ऐसा नहीं था कि केवल केदारनाथ के आसपास सीमित थी। पूरे उत्तराखंड के एक 60-70% हिस्से को बड़ी बुरी तरीके से उसने क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो मैंने जो पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काम है वो एक 1.25 साल के अंदर पूरा करवा दिया और साथ साथ पर्यटन को भी, तीर्थ यात्रा को भी प्रारंभ रखा। तो ये इस काम ने उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए ये बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। और मैं गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण करना और वहाँ पर भविष्य की राजधानी के लिए चीजों को तैयार करना, इसको भी एक उल्लेख करने लायक चीज उसके रूप में समझता हूँ जिसका जिक्र करना चाहिए। हेलो हेलो, आप तक की आवाज आ रही है? जी 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 सर, आ रही आवाज, आ रही है सर। हाँ, मैंने सड़कों पर बड़ा फोकस रखा। सड़कों और कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर मैंने बहुत जोर दिया। और आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे समय में जो सड़कें थी वो क्वालिटी रोड्स थी, जो है जिन काम को हमारे भाजपा के दोस्त आगे नहीं बढ़ा सके। मैंने बुनियादी खेती के काम में भी सरकार ने हमारी बहुत रुचि थी और उसका परिणाम ये रहा कि हम अन्न उत्पादन के क्षेत्र में हमारे 2 जिले नेशनल लेवल पर टॉप 12 डिस्ट्रिक्ट्स में आ गए, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के, जो है जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जबकि हम पहले 200 नंबर पर थे और 200 नंबर से फर्स्ट 12 के अंदर आना अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि थी। और विशेष तौर पर हरिद्वार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो है इस रूप में आना। मैंने उत्तराखंड की जो पहाड़ की खेती है उस पर भी फोकस किया। मैं तो बल्कि ये चकबंदी का कानून बना करके भी गया हूँ, मगर अब वो इस समय क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाया हमको कि उसको हम धरती पर खुद उतार सकें, मगर उसका कानून बना हुआ है और वो आज की सरकार के लिए एक वरदान हो सकता है। उस पर वो चाहे तो काम आगे बढ़ा सकते हैं। उससे भविष्य के लिए कृषि और बागवानी को बड़ा भारी आधार मिल जाएगा। तो ऐसे ही तो सर बहुत सारे। एक जी हाँ, जी जी, और वैसे सर एक मैंने ये अंतर था। जी जी सर, एक ये है कि जैसे गढ़वाल और कुमाऊं में सड़कें सड़कें आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन गढ़वाल में कुमाऊं में बेहतर सड़कें हैं बजाय गढ़वाल के, तो इसका क्या कारण है सर? इसके पीछे क्या रीजन है? ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा कंपैरेटिवली एक ही समान है। थोड़ा सा टॉपोग्राफिकल, जैसे हमारा चमोली है, चमोली में हिल्स ज्यादा स्टीफ हैं, ज्यादा वो है, तो इसलिए चमोली की सड़कें अच्छी होते हुए भी चुनौतीपूर्ण है। और मगर आप उत्तरकाशी की सड़कों की का कंपैरिजन करिए तो वो हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर पर्वतीय अंचल में सबसे बेस्ट सड़कें हैं, सबसे अच्छी सड़कें हैं। और पिथौरागढ़ की सड़कों को आप देखिए, जब तो पिथौरागढ़ की सड़कें बड़ी खराब हालत में हैं, आज भी उतनी स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कुछ नैनीताल उधम सिंह नगर में जरूर सड़कें अच्छी रही हैं
और वो स्थिति अब हरिद्वार और देहरादून की भी है, वहाँ भी सड़कें अच्छी है। तो ये एक मेरा अपना जो वह है, एक चमोली और थोड़े हद तक पिथौरागढ़ की सड़कें हमारी खराब स्थिति में है, और बागेश्वर सड़कों के मामले में अंडर डेवलप्ड है। वहाँ अभी सड़कों का वो स्तर नहीं पहुंचा है जो स्तर हमारे दूसरे जिलों में पहुंच गया है। और सर जैसे कि सर ये कोविड-19 की जो सिचुएशन है और इसमें बहुत सारे युवा अपने उत्तराखंड में आए, तो इसमें पलायन को किस तरह से देखते हैं सर आप? और क्या ये हम हमारी जो अभी गवर्नमेंट है जो इसमें, तो क्या किस तरह के स्टेप्स हैं? आप एक विपक्ष के नेता हैं वहाँ पे, तो किस तरह से आप इसका गवर्नमेंट को भी पुरजोर कर रहे हैं कि इस पे क्या होना चाहिए? लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर भी और राज्य के लेवल पर भी इन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया कोविड से निपटने का भी, और साथ साथ कोविड के कारण जो अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिसमें आपने पलायन कहा, जिसमें रोजगार मूलतः जो है, तो इन्होंने उन 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 चीजों का कैसे ये मुकाबला करेंगे उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। अब उत्तराखंड के अंदर हमारे भाई जो पलायनित होकर के आए, इस समय वर्षा काल बीत रहा है, लेकिन जिस वर्षा काल का उपयोग बहुत सारे निर्माण कार्यों के लिए हो सकता था और उनको बहुत सारे उत्पादक कार्यों में, उत्पादक समूहों में बदल करके लगाया जा सकता था काम पर, वो उसकी प्लानिंग की ही नहीं गई, उसकी प्लानिंग नहीं की गई। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे भाई आए भी, लेकिन एक 3-4 महीने उनकी क्षमता का कोई उपयोग नहीं हुआ, या उपयोग हुआ भी तो बहुत न्यूनतम उपयोग हुआ, कहीं मनरेगा के काम वाम करवा करके। वो योजनाबद्ध तरीके से उत्पादक कार्यों में जो कल उनकी आमदनी का आधार भी बन सके और उससे हमारी ग्रामीण पूंजी भी बढ़ सके, उस दिशा में कोई काम हुआ ही नहीं, कोई योजना बनाई नहीं गई। मैं इनसे पहले से कहता रहा, जब लॉकडाउन फर्स्ट था, मैंने तभी कह दिया था, मैंने कहा भाई बड़ी संख्या में लोग जब उनके काम बंद होंगे, तो जो छोटे कामों पे हैं, जिन लोगों का सैलरी ज्यादा नहीं है या परमानेंट जॉब नहीं है, उन लोगों के घर गांव लौटने की संभावना है। आप उसका पहले से ही एक आकलन करके, एक आप आ, उसका आ, मतलब क्या किसकी क्षमता है उसका आकलन करके उनको किस प्रकार से आप इंगेज करेंगे, क्या क्या काम होंगे, किन किन क्षेत्रों में काम करेंगे, जल संचय में कौन कौन लोग काम करेंगे, बागवानी में कौन से लोगों को काम करेंगे, खेती में हम किस तरीके से उनको लगाएंगे ताकि खेती में उपयोग हो सके, पशुपालन और दूसरे क्षेत्रों में कौन काम करेंगे, होम स्टे पर्यटन के क्षेत्र में किन लोगों के लिए हम संभावनाएं ढूंढेंगे। ये सब चीजें पहले से एक नक्शा बनना चाहिए था, एक खाका बनाया जाना चाहिए था। वो खाका हमारी राज्य सरकार ने नहीं बनाया। आज यही कारण है कि इस समय भी जो लोग आए थे या तो निराश होकर के फिर वो वापस जा रहे हैं, या जो है अब भी वो या मनरेगा में जो काम कर पा रहे तो कर पा रहे, बाकी लोगों के पास अब भी काम नहीं है। और सर जैसे कि अभी आपको पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, तो आपको नई जिम्मेदारी दी गई है, तो सर आप अब उत्तराखंड में आपका कितना राजनीति में कितना दखल रहेगा, ये हम जानना चाहेंगे। क्या आप एक राष्ट्रीय लेवल पे ही काम करेंगे या उत्तराखंड में? जी, उत्तराखंड मेरा घर है, मातृभूमि है। जो यहाँ के लिए मेरा कर्तव्य है मैं उसको पूरा करूंगा। और राजनीति में भी दखल, राजनीति, समाज सेवा, लोगों के उत्तराखंड के सवालों पर, उन पर निरंतर मेरी सक्रियता उतनी ही बनी रहेगी, और उसका कोई असर मेरे राष्ट्रीय ड्यूटी
से उसमें कोई क्लैश पैदा नहीं होगा, कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। और आप बेफिक्र रहिए, उत्तराखंड के सवालों को हम शिद्दत से उठाते रहेंगे और उनके लिए सरकार के ऊपर निरंतर सुझाव युक्त दबाव बनाएंगे। आपने देखा होगा, मैंने इधर जितनी भी बातें कही हैं, मैंने लाइव प्रोग्राम भी बहुत दिए हैं और उन सब में मैंने सरकार को कुछ न कुछ सुझाव ही दिए हैं। मेरा अपना मानना है कि आप बिना सुझावों के जन दबाव पैदा नहीं कर सकते। आप केवल ये कह देने से काम नहीं चलता कि पलायन हो रहा है। पलायन कैसे रोका जाना चाहिए उसके विषय में भी अपनी सोच को सरकार को बताना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, रोजगार के क्या क्या साधन हो सकते हैं उन पर भी मैं सरकार से बातचीत करता हूँ। खेती में आपको क्या करना चाहिए उस पर भी बात करता हूँ। पर्यटन में क्या करना चाहिए उस पर भी बात करता हूँ। आप बैंकों में जो कठिनाइयां आज आ रही हैं स्वरोजगार के क्षेत्र में, उस पर भी मैं निरंतर ट्वीट करके या फेसबुक में कुछ प्रोग्राम दे करके हमेशा सरकार का ध्यान खींचता रहता हूँ। तो अलग अलग मैं वो सब तरीके अपनाता हूँ जिससे सरकार के संज्ञान में चीजें आए और सरकार उन पर कोई पॉजिटिव एक्शन ले। जी सर। सर अब हमारे साथ दीवान सिंह जी जुड़ गए हैं, जो महाकाली मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, और साथ में अच्छा, दीपक रावत जी हैं। तो जी अध्यक्ष जी। मैं अध्यक्ष जी को मेरा नमस्कार कह दीजिए और अध्यक्ष जी से मेरी प्रार्थना है, माँ के चरणों में मेरी तो से प्रणाम कर दीजिएगा। जी अध्यक्ष जी। रावत जी नमस्कार। रावत जी नमस्कार। मैं जी दीवान सिंह रावत आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस शो में जुड़े और आप हमारे बीच में इस मंच में आए। आप हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप हम जो है कि हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ में मैं धन्यवाद दूंगा अपने सहयोगी श्री दीपक जी और अनूप जी को, जिन्होंने हमें इस मंच में जोड़ने की कोशिश की है। और सर आप लोगों से माँ भगवती की कृपा से मैं चाहता हूं कि माता रानी आप लोगों पे और हम सभी लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। सर जी ये मंदिर जो है महाकाली जी मंदिर गढ़वाल और अल्मोड़ा के बिल्कुल सेंटर में है। शायद आप जी मेरा कभी आप इधर आए होंगे। मुझे हम चाहते हैं पूरा कि आप हमारे यहाँ पे पूरा जरूर आए। जी मुझे पूरा अंदाज है मंदिर का। जी जी तो सर हम चाहते हैं कि आप भी कभी हमारे है तो आप अपनी तरफ से या फिर मंदिर के लिए या वहाँ के विकास। आप तो जानते हो ना, लखौड़ा घाटी में तो मैं आता रहा हूँ, कुलांटेश्वर इधर सब, बल्कि वो इंटर कॉलेज सब मैंने ही बनाया वो सब। जी सर। जी सर। जी और उधर उपराई खाल इधर भी सब गया हूँ मैं पूरा। जी 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 दीवान जी थोड़ा गांव में है तो शायद वहाँ पे इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और हम लोग तो सभी दिल्ली से इधर शहरों से कर रहे हैं। रावत जी मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जैसे हमारे जो कल्चरल हैं यानी संस्कृति से खान पान से लेकर बहुत सारा जुड़े हुए हैं। मैं बहुत सारी जगह देखा है और कि आप जैसे हमारे बुरांस हो गया या फिर हिसोला, किंगोड़ा या काफल, मैंने आपको देखा है खाते हुए या बिच्छू घास के बारे में। यानी आपने अपनी संस्कृति के जो भी हमारे नेचुरल चीजें हैं उनका प्रचार भी किया है और उसको आप बड़े चाहों से भी खाते भी हैं। तो सर आप यानी कैसा लगता है सर आपको, आपका सबसे पसंदीदा फल कौन सा है? और देखिए काफल जो है हम लोगों का बहुत स्वाभाविक मित्र है। नहीं तो उत्तराखंड का कौन सा ऐसा फल है जो स्वादिष्ट नहीं है। और तो छोड़ो, भीमलू भी, भीमल ना, वो क्या कहते हैं जो मेहलू, मेहलू उसका भी, वो भी जब पक जाता है तो कितना स्वादिष्ट हो जाता है। आपने वो खाए हैं कभी जो हिसारू खाए हैं?
जी जी इसालू बहुत खाए सर। है, हाँ, जी खाए किनगोड़ा हैं खाए सर, नहीं खाए? किनकोड़े बल्कि मैं खाए हैं, इसलिए खाए हैं। हाँ मैं हमारे तो यहाँ पेड़ों भी कोशिश, होते हैं। हाँ बेड़ू बेड़ू है, तिमला है, बल्कि बेड़ू का तो मैंने काफी प्रचार भी किया है। तिमले का अचार गांव से जरूर मंगाना, तिमले का अचार बहुत स्वादिष्ट भी होता है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। और मैं तो कोशिश कर रहा था, जैसे घिंगारू है ना, घिंगारू, जी जी घिंगारू को मैंने भरसार यूनिवर्सिटी और उनसे कहा कि आप हाँ, घिंगारू के कुछ दानों को, इसको नए उसमें कुछ वो करिए प्रयोग करके, ताकि जरा सा ये और बड़े बन जाए, ताकि उसको पर्वती बेरी के रूप में हम प्रचारित कर सकें। मैं तो घिंगारू का भी स्वाद वो पेट के लिए बहुत अच्छी चीज है। और तो मैं ये सब चीजें हमने, हमारा देखिए, व्यक्ति बनता किन चीजों को लेकर के, केवल हाड़ मांस का ही व्यक्ति नहीं होता है। जो धरती है वहाँ की, उसका बहुत सत्व व्यक्ति के में आता है। प्रकृति है, हमारा जो वातावरण है चारों तरफ का, हमारे जल जंगल जो है, उन सब का जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। तो उनसे आप जितना जुड़ करके रहेंगे, तो उतना आपका जीवन स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक होगा। और मेरा ये भी मानना है कि प्रकृति आपको, आप उस पर यकीन करिए, वो आपको खुशहाली का रास्ता देती है। सिर्फ आप उसके महत्व को स्वीकारिए। अब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे रेशा प्रजाति के पौधे हैं जिनको यदि हम बढ़ावा दें, जैसे कंडाली है। अब कंडाली की तो चाय भी बनती है, और कंडाली के रेशों की कपड़े का बहुत बड़ा उसके कार्डिगन इत्यादि बड़े दुनिया भर में बड़े मशहूर। वैसे ही जो है भांग के दाने की चटनी तो हम सब लोग खाते हैं, लेकिन भांग के रेशे के वस्त्र जो हैं वो दुनिया के सबसे महंगे वस्त्रों में से हैं। और साबुन बनता है, जो भांग के दाने हैं उनसे साबुन भी बनता है। हम केवल उसके चटनी तक यूज को समझते थे। और अब जो अंदर की लकड़ी की लुगदी है, वो लुगदी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम आती है बहुत। उसका बड़े पैमाने पर न्यूजीलैंड उसका उत्पादक है, और चीन भी अब उसको अपना रहा है। तो हमने उन चीजों को भी हमने कहा नहीं, यही क्यों करे। उसी प्रकार से हमारे पहाड़ों में ऊपर तिमरू होता है, तिमरू के दाने। अब तिमरू का अमेरिका में बहुत बड़ा मार्केट है। मैंने अपने समय में मैंने कहा तिमरू का जहाँ कोई वृक्ष नहीं लग सकता, वहाँ तिमूर के वृक्ष लगाओ। तिमरू कहिए, गढ़वाल में तिमरू कहते हैं, तो उसके वृक्ष को लगाइए आप। उसी प्रकार से हमने भीमल, खड़िक आदि, तुन, सब चीजें जो चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं, उनको बहुत, उनका उत्पादन हमने बढ़ाया। और आज आपको खुशी होगी ये जान करके, जो आपका भीमल है सन, उसके रेशों के फुटगियर बना करके अमेज़न कंपनी उसकी मार्केटिंग कर रही है। और हमारे यहाँ बन रहा है, हमारे उत्तराखंड सरकार का जो संस्थान है हिमाद्री भी उसको तैयार कर रहा है, और वो विदेशों में उसके चीजें जा रही है। तो हमको, बल्कि मैंने इधर बांस, रिंगाल और इसको भी बहुत बढ़ावा दिया। बांस रिंगाल के साथ हमारे ये जो कांटेदार वो होता है, तो उनको भी बहुत बढ़ावा दिया, क्योंकि इन चीजों की अपनी उपयोगिताएं हैं। तो हमें प्रकृति की चीजों की उपयोगिताओं का अध्ययन करके उनका उपयोग करना चाहिए। अब सेमल हमारे वहाँ होता है, सेमल है ना? जी हाँ, कई देश में कई हिस्से हैं जहाँ सेमल के फूलों की सब्जी खाते हैं, लेकिन सेमल के फूल के अंदर एक छोटा सा जरा कड़ा कड़ा सा दाना होता है। आप उसका अचार बनाइए, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही
बहुत ही लाभदायक अचार है उसका। जिस तरीके से आंवले का है उसी तरीके से उसका अचार भी बड़ा लाभदायक है। तो इस तरीके से कोई चीज ऐसी नहीं है जिनका उपयोग नहीं है, यदि हम सिर्फ उनके उत्पादों को तैयार करने का काम करें। और उसका दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि हम जैविक उत्पादक हैं, हम जैविक क्षेत्र है और दुनिया आज जैविक उत्पादों को ढूंढ रही है। तो हमारे गांव तो जैविकता के खजाने हैं, तो उस खजाने से हम मुट्ठी भर निकालें, 1.5 मुट्ठी वापस करें उसको, उसके साथ अपना जुड़ाव बनाए रखें, उन चीजों को संरक्षित करने का काम करें। आपने एक बात देखी होगी, एक मालू होता है ना जिसका चौड़े पत्ते होते हैं। जी जी। पहले गांव घरों में उसके पत्तल बनाते थे, उन्हीं में खाना खाते थे। और अच्छा। उनका जी जी, पत्तल बनते थे। हाँ उनका वो भी बनाते थे ना, जब जब माँ बहनें हमारी जंगल को उसको जाती थी तो उसका वो सर पर टोप जैसा बना करके ले जाती थी, क्योंकि उसके पत्तों से पानी बाहर निकल जाता था। उसके रेशे बहुत मजबूत होते हैं, उन रेशों से हमारे यहाँ पहले रस्सियां बनाते थे, लेकिन वो खत्म हो रहा था। मैंने वन विभाग को लगाया, मैंने कहा नहीं, आप मालू को संरक्षण दीजिए और उसको आप एक विशेष हाइट में वो बहुत ज्यादा पैदा होता है, तो मैंने कहा उन क्षेत्रों के अंदर जंगल में उसके बीज डालिए, ताकि मालू के नए पौध निकल सके और वो रस्सियां इत्यादि प्राकृतिक रूप से मिले, उसके पत्तल आदि का उपयोग हो सके। तो ये इन चीजों को बढ़ावा देना पड़ता है, इस पर फोकस करना पड़ता है समझ करके। मैंने इन चीजों पर के महत्व को समझा और उन पर फोकस किया, और मैं ये मान करके चलता हूँ कि आज यदि हम अपनी इन लोकल चीजों को बढ़ावा दें, और हमारे रेडीमेड मार्केट हैं, आप लोग जहाँ जहाँ हैं दूर दूर, कहीं दीपक जी हैं तो कहीं अनूप जी हैं तो कहीं मोहन जी हैं, कहीं सोहन जी हैं, तो आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपने वहाँ के इन उत्पादों को यदि खरीद करके खुद खाना शुरू करें, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी खिलाना शुरू करें, तो रेडीमेड मार्केट और रेडीमेड बायर, रेडीमेड उसका प्रचार करने वाले लोग मौजूद हैं। तो हमको अपने इस कनेक्ट को ज्यादा बढ़ाना चाहिए, और मैं इस पर निरंतर बात करता रहता हूँ, चर्चा करता रहता हूँ। आपने देखा होगा कभी मैं बड़े नींबू के की दावत देता हूँ लोगों को। अब जो बड़ा नींबू है वो, हाँ, वो भंडार है, पीला वाला नींबू जो है, और बड़े सस्ते में उगाता है और अच्छी मार्केट मिल जाती है। अब हमारी जो ककड़ी है, जो ककड़ी का बीज है, ये बीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तो छोड़िए, जो पहाड़ के अंदर आड़ू है ना, आड़ू, एक तो वो वाला आड़ू है जो विलायती आड़ू है, एक जो पहाड़ी काठी आड़ू है, वो काठी आड़ू को यदि कोई 1 महीने लगातार खाए तो उसकी डायबिटीज ठीक हो जाती है। और उसके जो अंदर के गुठली का दाना होता है, उसका तेल बड़ा बहुपयोगी तेल है वो जो है। अब ये सब चीजों को समझ करके, इनको संकलित करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे बाप दादाओं के समय में निजी उपयोग के लिए लोग इनका उपयोग करते थे, आज हम उनको कॉमर्शियल उपयोग कर सकते हैं। और जी सर, जैसे कि हमारे पास इतने सारी ऑर्गेनिक चीजें हैं, लेकिन क्या इन पे कोई डॉक्यूमेंटेशन है? और क्या उत्तराखंड में लैब की कमी है कि हम कभी इन चीजों पे हमारे पास कोई लिखित, जैसे कह सकते हैं कि इसका ये बेनिफिट है और इसको इंटरनेशनल मार्केट में उसको सेल कर सकें, इस तरह की चीजें क्यों नहीं हो रही है और क्या रीजन रहा है? हो रहा है, देखिए, मडुए पर काफी शोध हो चुका है, और दुनिया के विश्व खाद्य संगठन ने, जब मैंने पहले पिटीशन किया था मडुए पर, झुंगरे पर, कौड़ी पर और गहत पर, तो इनको मोटे अनाज और इसको उपयोगी दाल, मेडिसिनल दाल के रूप में इनको एक्सेप्ट किया जाए, और काले भट्टों को जो है, तो उस समय जब मैंने ये शुरू में कहा तो लोग हंसते थे, लेकिन आज विश्व खाद्य संगठन ने इन सब को जो है न्यूट्रिशियस फूड और मेडिसिनल फूड मान लिया है। और अब
दुनिया में इनकी मांग बहुत बढ़ गई है। अब मंडुआ हमारे यहाँ भी पैदा होता है, नेपाल में भी पैदा होता है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने जिला मजिस्ट्रेट्स को चिट्ठी लिखी है कि हर साल मंडुए का क्षेत्र 10% बढ़ाइए बुआई का, क्योंकि दुनिया में मंडुए की मांग बहुत हो गई है और उसका आटा महंगा मिलता है। अब देखिए, नेपाल तो मार्केट को पकड़ना चाह रहा है और हमारे वहाँ मंडुए का खेत हम जोत ही नहीं रहे। मुझे बता दीजिए कौन सा आटा है दुनिया में जो 50 रुपए किलो बिक रहा है? मुझे बता दीजिए दीपक जी, कौन सा चावल ऐसा जो है 110 रुपया, झुंगरे का चावल 110 रुपया जा रहा है। अब क्या चाहोगे उत्तराखंड के लोग जो है, क्या ये चाहोगे कि वो 1000 रुपया किलो मिले? अरे 100 रुपया किलो मिल रहा है। आप झुंगरा बोने से इनकार कर रहे हो, आप कौड़ी बोने से इनकार कर रहे हो, आप कुलथ की दाल जो है, गहत की दाल मेडिसिनल दाल के रूप में प्रचलित है सब, लेकिन हम उनका उपयोग बो ही नहीं रहे, पैदा ही नहीं कर रहे हैं। जब पैदा करेंगे तभी तो वो हमारी आमदनी का जरिया बनेगा। जी बिल्कुल। सर तो आज हमको लिखित अलिखित की चर्चा में जाने के बजाय हमको हिट करना चाहिए कि कैसे हम इसको पकड़ लें, मार्केट को पकड़ लें। जैसे हमारी जो पहाड़ी बकरी है, पहाड़ी बकरी के दूध ये डेंगू में अमृत है और किसी भी भाव उसके दूध का पाउडर मिल्क बिक सकता है। लेकिन हम जो है हम बकरियां हैं ही नहीं, हमारे पास बकरी पाल ही नहीं रहे। नहीं तो बकरी पाल करके यदि कुछ गांव बकरी पालन का काम करें और वहाँ गांव के लोग एक ड्रायर रख लें और उससे जो है दूध को ड्राई करके रखें, और जिस समय डेंगू की फैलता है उस समय उसका दूध अच्छी खासी कीमत में उनको मिल जाएगी। तो हमारे पास व्यापारी कैसे अपना व्यापारिक दृष्टिकोण हमको समझ बनाने की जरूरत है। और जो लोग बना रहे हैं वो लोग कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं कमा रहे, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। एक लड़का मुझे दीपक करके मिला था, उसने मुझे ये सब अचारों के वो दिए थे, बोला साहब आपने ये कहा, मैंने तो ये करना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या है? कहने लगा देख नहीं रहो, मैंने ये अचार हाउस नाम है, आते जाते इधर उधर सब लोग ले जाते हैं और मैं अच्छी खासी मेरी आमदनी हो जा रही है, और चार लड़कों को भी मैंने काम पर रखा हुआ है। जी सर एक चीज है, जैसे कि अभी रिसेंटली आपने एक कैंपेन भी चलाया था बेरोजगारी के ऊपर, और सर एक ये है कि ये 2000 से और 20 साल हो गए हमारे उत्तराखंड, तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि विकास हुआ है और पलायन भी रुका है या नहीं रुका है? किस तरह के प्रयास करने चाहिए इन सब चीजों के लिए? देखिए, दो चीजें हैं। हमारा जो पलायन है हमको इसको समझना पड़ेगा। एक पलायन तो वो है जो अवसर खोजने का पलायन है। हमारे लड़कों ने पढ़ा, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग में निकले, दूसरी चीजों में आए और वो काम खोजने के लिए बाहर गए। वो एक अच्छे जीवन की तलाश में लोग गए, तो वो पलायन में कोई उसमें दोष नहीं है, वो बहुत अच्छा है। अब केरल में तो वहाँ की सरकार का एक मंत्री इस काम को देखता है कि कैसे दुनिया के अंदर और देश के अंदर मलयाली लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिल सकती हैं, कौन कौन क्षेत्र हैं जहां अवसर पैदा हो रहे हैं, और उसी के अनुसार वो अपने लोगों को तैयार करते हैं। जैसे नर्सिंग के क्षेत्र में जब अवसर दुनिया में बहुत बड़े तो उन्होंने तैयार किया। अभी फिर केरल नर्सिंग कॉलेजेस खोल रहा है और कॉलेजेस खोल रहा है, ताकि नर्सेज की मांग कोविड के बाद ज्यादा होगी दुनिया के अंदर, तो वो उसको कैच करना चाहते हैं। तो हमको भी वो समझ रखनी पड़ेगी। देखिए, हम अपनी शिक्षा के स्तर को सुधारें, अपने तकनीकी शिक्षा के स्तर को सुधारें, ताकि हमारे बच्चे जो उससे निकले वो दुनिया के मार्केट में, जॉब मार्केट में उनको काम मिल सके।
एक दूसरा पलायन जो बेबसी का है, जो गरीबी के कारण है, अवसर नहीं है वहाँ, उसके कारण जो पलायन पैदा हो रहा है, इसको इसको रोकने की जरूरत है। उसके लिए हमको स्थानीय संसाधनों को विकसित करके अपने लोगों के लिए वही अवसर पैदा करने पड़ेंगे। और उसके लिए यही जो चीजें मैं आपसे कह रहा था, एक नहीं, ऐसे सैकड़ों इनिशिएटिव हैं जिनको हमको प्रारंभ करना पड़ेगा। कोई किसी से फायदा उठाएगा, कोई किसी से फायदा उठाएगा, और उससे हमारी जो आजीविका है वो आगे बढ़ेगी। तो इसलिए इस समय हमको पलायन के जो ये दूसरा स्वरूप है, इस स्वरूप पर फोकस करना चाहिए और अपने वहाँ अवसर पैदा करके अपने लोगों को उस पर लगाना चाहिए। और उसके लिए हमको भी एक धारणा बदलनी पड़ेगी कि केवल नौकरी से काम नहीं चलेगा, हमको काम करने से भी चीजें होनी चाहिए। अब जैसे मैं लोगों से कहता हूं कि तुम जो हमारे व्यंजन है, लोकल व्यंजन है, आप उनमें अवसर तलाश करो ना, लोकल व्यंजन इंडस्ट्री में। अब हमारे यहाँ कुक आते हैं खाना शादी ब्याहों में बनाने के लिए, वो हम बाहर से लाते हैं बनाने वाले। हम अपने ही लोकल व्यंजनों को यदि स्टार्ट करें तो उनको उनमें बनाने वाले हमारे अपने लोग होंगे, तो उसमें अवसर पैदा होंगे। कोटद्वार में मैंने देखा 2-3 ऐसे पार्टियां बन गई हैं जो लोग उत्तराखंडी गढ़वाली व्यंजनों को परोसने का काम करते हैं, बनाने वाले भी गढ़वाल के होते हैं, उनका होते हैं, तो उसमें एक अवसर निकल आया है लोगों के लिए। किसी में 100 लोग लगेंगे, किसी में 200 लोग लगेंगे, तो ऐसे ही जो है हाथों को काम मिलेगा लोगों को। तो हमको लोकल इसको सब चीजों को, स्किल को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब हमारे वहाँ जेवर की बड़ी भारी इंडस्ट्री थी जिसको हम सुनार कहते थे। अब गांव-गांव में सुनार होते थे, आज सुनार का काम करीब करीब खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग सब रेडीमेड आभूषणों की तरफ चले गए। वैसे ही हमारे शादी ब्याह के वस्त्रों की अपनी एक इंडस्ट्री थी, दर्जी थे हमारे दूसरे लोग के, अब धीरे धीरे गांव उन्होंने छोड़ दिया, हमने वो काम खत्म कर दिया। वैसे ही हम ईंट गारे के मकान बनाते हैं, अब उसके लिए राज मिस्त्री रामपुर से आते हैं, मुरादाबाद से आते हैं, बिजनौर से आते हैं, जबकि पहले हमारे अपने स्थानीय मिस्त्री उस काम को करते थे। वो हमारे स्टोन कटिंग का भी होता था, वुड कटिंग का काम भी होता था। तो अपनी स्थानीयता को भी प्रोत्साहित करना पड़ता है, स्थानीय संस्कृति को, भवन शैली को, पहनावे को, भोजन को। आप इन सब चीजों को यदि प्रोत्साहित करेंगे तो फिर आप देखेंगे गांव का जीवन भी बड़ा आनंदमय हो जाएगा और इन्हीं में हमारे लिए अवसर निकल आएंगे। एक बात पता करिए, पहले मेरे गांव से केवल 3 लोग बाहर थे, हम जब मैं समझदार हुआ, समझने लायक हुआ, केवल 3 लोग, और आज हालत यह है केवल 3 लोग गांव में है, बाकी सब बाहर है? तो जिस समय केवल 3 लोग बाहर थे, तो उस समय भी तो लोगों को पेट भर के खाना खा ही रहे थे, शादी ब्याह तब भी होते थे, मकान तब भी बनते थे, सब चीजें तब भी थी। कारण ये था, तब जो स्थानीय चीजें थी उनका महत्व हमने बढ़ाया था और उसमें हमारे लिए अवसर थे। हमारे मकान बनाने वालों के, किसी का एक का मकान बनता था तो गांव के 10 लोगों को काम मिल जाता था। तो आज तो यदि किसी ने मकान बनाना है, कमरा बनाना है, तो बजरी कहीं से आई, सीमेंट कहीं से आया, ईंटें कहीं से आई, राज कहीं से आए, मकान बन गया। स्थानीय गांव के आदमी को कहाँ रोजगार उसमें मिल पा रहा है? तो ये स्थानीयता को जो है, इसमें कोई ये संकीर्णता नहीं है। स्थानीयता में एक विस्तृत आर्थिक सोच है और हमको उसको पनपाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और जो मजबूत धरातल पर खड़े होते हैं वो दुनिया में ऊंचा उठते हैं। हमको अपना धरातल मजबूत करना है, जो अपना गांव घर का धरातल है,
स्थानीयता का धरातल जो है उसको मजबूत करेंगे तो हम और ऊपर उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी सर। और सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि सर जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी का भी उत्तराखंड में आगमन हो रहा है, तो इस केस में कैसे देखते हैं सर आप कांग्रेस पार्टी को, और क्या रियली वहाँ पे इस तरह का वैक्यूम है या नहीं है? ठीक है, अच्छी बात है, चुनावी मौसम है तो लोग आएंगे ही आएंगे पार्टियां, मगर उत्तराखंड को समझने वाली पार्टियां चाहिए ना। उत्तराखंड केवल दिल्ली नहीं है। दिल्ली में तो आप एक घर से एक जगह से निकलिए, शाम तक आप सारे दिल्ली का भ्रमण करके आ सकते हैं। आप टेलीफोन निकालिए, केवल टेलीफोन पर बातचीत करके भी आप दिल्ली की सरकार को चला सकते हो, लेकिन क्या ये उत्तराखंड में संभव है? एक बात बताओ, मैंने कहा डबराल शू से लेकर के ढोंडियाल शू तक, तो वहां से लेकर के सराय सुरिंग खेत से लेकर के जो है आपके पोखड़ा तक चीजों को समझने में कितना समय लगेगा? जब तक आप हमारे पौड़ी के जितने शू हैं, आप उनको न समझिए, तो उनके इतिहास को न समझिए, उनकी विशेषताओं को न समझिए, तो आप पौड़ी का डेवलपमेंट कर सकते हैं क्या? हमारे डांडों को, धारों को, गाड़ गधेरों को, संस्कृति को, हमारी दिक्कतों को, हमारी कठिनाइयों को समझने में बरसों चाहिए। तो कोई पार्टी आज बनेगी और वो कल उत्तराखंड का कल्याण कर देगी, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ऐसी सोच घातक होगी। मैं कोई पार्टी आ रही है, मुझे कोई वो नहीं है, तो बहुदलीय प्रणाली है, इसमें कोई भी आ सकता है, नाम वो कर सकता है, लेकिन वहां तीन ही पार्टियां हैं जो उत्तराखंड को समझती हैं। एक कांग्रेस है, एक दूसरी पार्टी भाजपा है जो कुछ हद तक समझने का प्रयास कर रही है, और तीसरी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल है, वो भी, उनकी भी अपनी थोड़ी समझ है उत्तराखंड की। बाकी लोगों के लिए उत्तराखंड को समझना, उत्तराखंड के दर्द को, भावनाओं को, यहाँ के गाड़ गधेरों और यहाँ के शिखरों के, यहाँ के धारों के संदेश को समझना बड़ा कठिन है। तो कुछ जो और राजनीतिक दल आ रहे हों, उनसे कहिए कुछ साल अध्ययन कर लो, जब अध्ययन करके समझ जाओगे तब फिर दल की बात करना। जी दीपक जी। जी सर, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे उत्तराखंड में वैसे तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। आप जैसे कालिका जी का मंदिर है, उस मंदिर के ऐतिहासिकता को समझे बिना, वहाँ के जो पशु बलि प्रथा से लेकर के आज जो परिवर्तन है, उन सब के इतिहास को समझे बिना, और वहाँ के लोगों के भावनाओं के और वहाँ की पूजा पद्धति को समझे बिना कोई अंदाज लगा सकता है कि क्या है कालिका क्षेत्र? मुझे बता दीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए, आप तो वहीं के रहने वाले हैं, मुझे ये बता दीजिए, हमारी जो लखौर नदी है, ये उत्तर वाहिनी है, पश्चिम वाहिनी है? इसकी क्या खासियत है? मैं इसीलिए कह रहा हूँ। जी सर, आप बिल्कुल, जी सर बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं सर, आप बहुत ही सही बोल रहे हैं। उत्तराखंड को समझना पड़ेगा इसके लिए। जी, जब तक इन बारीकियों को नहीं जानेंगे तो कहीं से आप देहरादून में बैठ करके जी उस दिन आप भी टाइम काट लेंगे। जो आज की सरकार का संकट है, वो संकट ऐसा नहीं है कि त्रिवेंद्र सिंह जी कुछ करना नहीं चाहते, वो भी उतना ही करना चाहते होंगे, बल्कि हमसे हो सकता है ज्यादा
करना चाहते हो, मगर दिक्कत यह है कि उन लोगों ने वर्षों वर्षों से उत्तराखंड को समझा ही नहीं, देखा ही नहीं, वो तो गेस्ट आर्टिस्ट बन करके रह गए। तो जो व्यक्ति उत्तराखंड को समझेंगे, जिन्होंने गहराई से देखा है, क्यों चाहते हो आप गैरसैंण में राजधानी हो? इसलिए चाहते हो क्योंकि वहां से आपके दर्द को समझा जा सकता है। आप दर्द को चाहते हो, दर्द का निदान निकले, तो फिर वो निदान एक ही दिन में आ करके कोई ऐसा परम विद्वान नहीं है या ऐसा सर्वदर्शी नहीं है कि वो आपके सब चीजों का समाधान वैसे ही निकाल देगा। पता चला कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चीजें आ गई तो चीजें और बिगड़ जाएंगी और दुखी होंगे। दीपक जी। जी जी सर, वैसे तो उत्तराखंड में जैसे देवभूमि भी बोला जाता है, और मैं तो इसको वीर भूमि भी कहता हूँ, क्योंकि हमारे सोल्जर्स और सबसे ज्यादा हैं हमारे। लेकिन सेवा करते करते लेकिन ऐसा भी हुआ है कि देश ने कितना सहायता मिली है, यानी उत्तराखंड को पलायन जैसी इतनी लोग गांव के गांव खाली हो गए हैं, तो 20 सालों में या जब से हुआ है कितना फर्क आया है, और आप क्या क्या काम हैं जो करने चाहिए? देखिए, आप केवल बाहरी निर्भरता पर से पलायन का मुकाबला नहीं कर सकते, पलायन का समाधान नहीं निकाल सकते। आपको अपने आंतरिक संसाधनों को, आंतरिक क्षमता को, आंतरिक समझ को बढ़ाना पड़ेगा और उसको बढ़ा करके काम करना पड़ेगा। तभी आप जो है इन चुनौतियों का, जो पलायन की चुनौती है, उसका सामना कर पाओ। दिल्ली हमको खजाना दे दे पूरे का पूरा, तो उससे कोई पलायन नहीं रुकने जा रहा है। पलायन आप समझ करके जब योजनाएं बनाएंगे और धैर्य रखेंगे तब निकलेगा। मैं पिछले 3 साल से अपने गांव में काम कर रहा हूं कि मेरे गांव के लोग सामूहिक खेती को अपना लें करके, और आप विश्वास करिए, मैं अभी तक लोगों को सहमत नहीं करवा पाया हूँ। बल्कि जब मैंने गांव वालों से कहता हूं कि भाई एक शार एक फसल का सिद्धांत करो, तो लोग उसमें भी तैयार नहीं हो पाते। तो बहुत जटिलताएं हैं चीजों की, तो इसलिए हमको चीजों को उनकी जटिलता में, उनकी वास्तविकता में समझना पड़ेगा। केवल केंद्र से या कहाँ से मदद मिल रही है उसके अर्थ में नहीं देखना पड़ेगा। जब हम योजना बनाएंगे तो फिर हमको मदद भी मिलेगी। मेरी समय में आपने कभी नहीं सुना होगा जब मैंने कहा हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी। मेरे यहाँ आते ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है हमने योजना बनाई, हम केंद्र से भी पैसा ले आए। आज के हम योजना ही नहीं बना रहे हैं तो केंद्र पैसा किस बात पर देगा, चाहे वो कोई हो, किसी पार्टी की सरकार हो। जी सर। सर, जैसे मैं एक मेरा थोड़ा पर्सनली सवाल है आपसे कि जैसे 1980 में आपने पहली बार पिथौरागढ़ से लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का टिकट पर संसद में आप चुने गए थे। क्या उससे पहले भी आप राजनीतिक में थे, और किस तरह से शुरुआत रही? आपको मैं एक बार चित्तौड़ खाल से कुलांटेश्वर हो करके उपराई खाल, फिर वहां से बीरू खाल तक प्रताप सिंह नेगी जी थे, हमारे एमपी थे, याद है आप? 77 में प्रताप सिंह नेगी जी एमपी थे, उनके साथ पैदल गया था वहां से। हम उस समय उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे थे और वो भी उसके लिए बात कर रहे थे, उनके साथ पैदल गए। पूरा आपका ये इलाका जो है मैंने पैदल नापा है जो है। और उस समय में युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था, और उससे पहले फिर मैं ब्लॉक प्रमुख हो गया था। और ब्लॉक प्रमुख होने और शुरुआत में मैं एक स्कूल को हम इंटर कॉलेज बनाने में लगे,
उसके प्रबंधक कार्यकारिणी के साथ उसका सचिव था या कुछ था मैं जो, तो मैं ऐसा नहीं है, सने सने जो है उसी के चलते चलते मुझे फिर 79 में टिकट मिल गया, तो पार्लियामेंट में आ गया। जी सर। और सर जी सर एक क्वेश्चन ये है सर कि जो महाकाली मंदिर है जहाँ पे जिस लोकेशन पे है कुमाऊं गढ़वाल का ये एरिया है, तो सर यहाँ पे भी काफी सड़कें इधर उधर से आ रही है, तो इनका भी सर आपसे भविष्य में सहयोग चाहिए होगा, इन पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आपको याद है कनेक्ट होना आपस में और बहुत सारे काम। आप जरा पीडब्ल्यू वालों से पूछिएगा, ये सारी सड़कें जो है जो वहां को जोड़ने वाली हैं सड़कें, वो सब मेरे समय में स्वीकृत हुई। या आप पीडब्ल्यू वालों से जरा पूछ करके देखिएगा, तब हमने जी सर। तो सर भविष्य में भी आपसे उम्मीद है कि सर आप अपना आशीर्वाद बनाएं और उस क्षेत्र में जो भी सड़कें रुकी हुए हैं उन्हें क्लियर करने में आप अपने पूरा सड़कें आपकी करीब सब मंजूर है वहाँ। मेरी समझ में कोई सड़क वाला एरिया वहाँ ऐसा रह नहीं गया है जो उसकी मंजूरी की जरूरत हो, बल्कि एक सड़क थी जिसके कुछ लोग गांव के लोग मेरे पास एक दिन आए थे, वो मैठाना उससे ऊपर के गांव के लोग आए थे, तो मैंने उनको 2 किलोमीटर जी सर वो रोड है सर, वो जी सर वो रोड आ रही है सर, इधर से आ रही हो नौलापुर थवड़िया होते हुए और बिरोकाल इसको मिलना है, इसमें थोड़ी सी रुकावट आ रही है। अब पूरा याद नहीं रह गया मुझको, लेकिन स्मरण में है मेरे, तो ये है। जी सर, तो इसमें भी थोड़ा सा आप अपना योगदान बिल्कुल करेंगे, हमेशा 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 आपके लिए बिल्कुल हाजिर। और एक बात है, उस एरिया के अंदर प्रकृति ने बड़ी संपन्नता दी है। जिस दिन इसको हम नेशनल हाईवे के स्टेटस पे डेवलप कर, दोनों जो है, एक तो उधर से जो हमारे धुमाकोट होकर के जा रही है वो भी नेशनल हाईवे के स्टेटस पर पूरी चौड़ाई के साथ बननी चाहिए, और दूसरा जो है जो मरचूला से यहाँ आ रही है आपके डूटियाल सराइखेत, ये सब रिज से होकर के जाएगी, इसको भी नेशनल हाईवे के तर्ज पर बनना चाहिए। एक हम नीचे से भी बनवा रहे हैं, देघाट से मैंने शुरुआत करवाई थी, देघाट लाल नगरी हमारे वो चौथान का, वहां से निकाल करके वो हमारे वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के गांव से होकर के फिर वो ऊपर से ऐसे घूमेंगी। तो ये सड़कें जिस दिन बन जाएंगी तो इस एरिया के अंदर काफी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और माँ काली से प्रार्थना है कि आपका फ्यूचर में जिस तरह की जिम्मेदारी हो उनको। अनूप जी, दीपक जी और रावत जी से बात नहीं हो पाई, उनको भी नमस्ते कह दीजिएगा टेलीफोन करके। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आने वाले चुनाव के लिए भी शुभकामनाएं हैं सर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।